लास्ट सेशन पे है, कुछ लोगों ने सम पीपल हैव सेंड मी दैट डाउट इन द मॉर्निंग, वो भी क्वेश्चन हम लेते हैं। और पहले कुछ मेरे पास भी क्वेश्चन है, वो भी लिख लो आप। लेता हूँ आपका डाउट भी लेता हूँ, वो टैब पे लेता हूँ मैं, थोड़ा सा स्विच हो जाऊंगा बाद में, उसमें है वो क्वेश्चन। तो ये कुछ बोर्ड वाले प्रॉब्लम है जो बोर्ड पे ही समझ आएंगे अच्छे से, तो ये पहले ले लेते हैं हम, ठीक है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, दिया है टू सिमिलर सोनोमीटर वायर, टू सिमिलर सोनोमीटर वायर ऑफ फ्रीक्वेंसीज 500 हर्ट्ज। दो वायर है हमारे पास, दोनों को प्लग करने पर, वाइब्रेट करने पर 500 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है। आगे बोला है दे हैव सेम टेंशन, इन दोनों का टेंशन सेम है, मतलब फ्रीक्वेंसी और टेंशन में कहीं ना कहीं रिलेशन आने वाला है, ये मुझे लॉजिक समझ आता है। आगे बोला है बाय व्हाट अमाउंट टेंशन शुड बी इंक्रीज, बाय व्हाट अमाउंट टेंशन शुड बी इंक्रीज, कितने अमाउंट से टेंशन को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा देखते हैं। so as to produce so as to produce 5 beats per second, 5 beats per second, फुल स्टॉप। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं, बाद में चर्चा करते हैं। 1%, 2%, 3%, 4%, 3%, 4%। सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, दो सिमिलर वायर है हमारे पास में, सिमिलर मतलब उनका लेंथ सेम होना चाहिए, मटेरियल सेम होना चाहिए, दे हैव सेम टेंशन, उनका टेंशन भी सेम है, फिक्स किया है सेम टेंशन से, दोनों का फ्रीक्वेंसी भी 500 है। तो मुझे बताओ, दोनों का फ्रीक्वेंसी 500 है, तो दोनों का डिफरेंस इन बीट, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी कितना है, 0, n1 माइनस n2 0, वेरी गुड, नो बीट। हमें बीट प्रोड्यूस करने हैं, तो बाय व्हाट अमाउंट टेंशन शुड बी इंक्रीज, कितने अमाउंट से टेंशन बढ़ाना चाहिए ताकि हमें कितने बीट सुनाई दे, कितने बीट सुनाई दे, 5 बीट सुनाई दे पर सेकेंड। तो क्या करना है क्वेश्चन में, एक वायर का टेंशन वैसे ही रहने देना है और दूसरे वायर के टेंशन में चेंजेस करने हैं, बढ़ाना है। हम जानते हैं टेंशन बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती है, अभी फॉर्मूला देखेंगे हम, और एक फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, दूसरी 500 पर ही रहेगी। तो हाउ मच इज द डिफरेंस, वी शुड नो, डिफरेंस हमें दिखना चाहिए 5 बी, समझ गया बात को। सो मैं पहले लिख देता हूँ, सबसे पहले मैंने ये लिखना चाहिए कि लेट अस अज्यूम दैट पहले वायर का फ्रीक्वेंसी 500 है और दूसरे वायर का फ्रीक्वेंसी, अब देखो बीट में हमने देखा था प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, लेकिन यहाँ इंक्रीज शब्द यूज किया है 100%, दूसरे वाले का बढ़ जाएगा 5 से, तो कितना हो जाएगा 505 हर्ट्ज हो जाएगा। ये बात सबको समझ आई, ठीक ठीक है। अब इसका रिलेशन हमें टेंशन के साथ पता करना है, टेंशन के, तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, हमें जनरल फॉर्मूला पता है फ्रीक्वेंसी का, P अपॉन टॉय सेल अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी, यस सर नो। जहां हमने P को नंबर ऑफ लूप्स बोला था, L मतलब लेंथ सेम लिखा है, T मतलब टेंशन जो कि पहले केस में सेम था, अब उसमें चेंजेस कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है, और म्यू मतलब लीनियर डेंसिटी, वो भी कांस्टेंट अज्यूम किए हुए। तो कैन वी राइट फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, बोलो हाँ या ना। और स्क्वायरिंग करने पर हम ऐसा लिख सकते हैं n स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, यस सर नो।
ये हमारे पास रिलेशन आ गया है बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन। फ्रीक्वेंसी एंड टेंशन। चलो चलो देखते हैं देखते हैं। अब हमें क्या बोला है, कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ है, मतलब चेंज की बात कर रही है, चेंज की। तो उसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो। कैसे करते हुए पार्शियली डिफरेंशिएट बोलो। अपने पहला यूनिट एंड मेजरमेंट के मेथड से देखा है, तो इसको लिखेंगे डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल टू, पावर नीचे उतरती है, डेल्टा एन बाई एन। यस और नो? देखो फिर से, डेल्टा टी बाई टी पार्शियली डिफरेंशिएट किया है, इज इक्वल टू, पावर नीचे आ जाएगी, 2 टाइम्स डेल्टा एन बाई एन। आर यू गेटिंग दिस? ऑडियो अपने आसपास ऑफ कर दो प्लीज, स्विच ऑफ द ऑडियो। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है? तो चलो, डेल्टा एन मतलब चेंज इन फ्रीक्वेंसी। डेल्टा एन मीन्स चेंज इन फ्रीक्वेंसी। कितना है चेंज? बोलो बोलो बोलो, कितना है चेंज? तो डेल्टा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। आई कैन राइट 2 टाइम्स फाइनल माइनस इनिशियल, 5 आने वाला है मैं जानता हूँ, डिवाइड बाय ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। ओरिजिनल कितनी थी? 500 थी। करेक्ट, दैट्स इट। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा ये? 5/500, 5/500 मतलब 2/100। 2/100 कैन बी रिटन एज 2%। 2/100 का मतलब क्या होता है भाई? 2%। क्लियर? तो मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन के मेथड से इसको सॉल्व कर दिया है। कैसे सॉल्व किया? सबसे पहले मैंने फ्रीक्वेंसी और टेंशन में रिलेशन डिराइव किया, एंड देन उसको डिफरेंशिएट कर दिया। ये डेरिवेटिव आता है ना भाई सभी को? यह वाला डेरिवेटिव आता है ना सभी को? क्लियर? so take a note of it, and if you have any confusion you can tell. ठीक है, अब इस पे और सिंपल क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि भाई हमने सेम लीनियर डेंसिटी के वायर लिया और हमें क्या करना है, पहले फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज रखनी है, बाद में उसको 400 हर्ट्ज बना देनी है, तो बताओ टेंशन कितने फैक्टर से बढ़ना चाहिए? ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला, ये एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये एन स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। समझ गए? तो अगर फ्रीक्वेंसी 100 से 400 हो रही है तो फ्रीक्वेंसी 4 गुना बड़ी है, तो टेंशन उसके स्क्वायर से बढ़ेगा। 4 का स्क्वायर मतलब 16। समझ गया बात? ये क्वेश्चन कर सकते हैं ना आप, सिंपल सिंपल वाले, रिलेशन बेस्ड, रिलेशनल बेस्ड, रिलेशनल बेस्ड। आपको बहुत मिल जाएगी क्वेश्चन। इसमें आपको दिक्कत जा सकती थी while you solving the self, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन ले लिया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रॉम मंडे विल स्टार्ट विद द 12th स्टैंडर्ड का जो टॉपिक है अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक। डोंट मिस द क्लास ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक समझेगा तो करंट इलेक्ट्रिसिटी समझेगा, और इलेक्ट्रोस्टैटिक सर करंट समझेगा तो मैग्नेटिज्म समझेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो पूरा लिंक रहेगा जितना भी हमारा रिमेनिंग सिलेबस है इस पार्ट का। चलो भाई, एक क्वेश्चन हमारे पास। स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल, स्ट्रेच स्ट्रिंग of length L
स्ट्रेट स्ट्रिंग की लंबाई L है, कॉमा फिक्स्ड एट बोथ एंड, फिक्स्ड एट दोनों दोनों एंड पर उसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, बोथ एंड, कैन सस्टेन स्टेशनरी वेव्स, कैन सस्टेन स्टेशनरी वेव्स ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ऑफ वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ कितनी है भाई, लैम्डा है, गिवन बाय, जो हमें कंडीशन से बतानी है, गिवन बाय पहला फॉर्मूला है लैम्डा का, लैम्डा इज इक्वल टू n स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एल, सेकेंड लैम्डा इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस एन, ठीक है, थर्ड है ट्वाइस एल अपॉन एन, ट्वाइस एल अपॉन एन, एंड लास्ट वन इज लैम्डा इज इक्वल टू ट्वाइस एल एन, ट्वाइस एल एन। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको लिटिल बिट कंफ्यूजन हो सकता है कि सर n क्या है, n याद रखो n इज नॉट अ फ्रीक्वेंसी, वरना लिख कर देता था वहां, जब लैम्डा लिख कर दिया था फ्रीक्वेंसी, n इज अ नंबर। तो आपको लैम्डा में और एल में रिलेशन बताना है स्टैंडिंग वेव्स में, और रिलेशन बताना है, और दूसरी बात आपको जनरल फॉर्मूला बताना है लैम्डा का, जनरल फॉर्म में बना दिया, देखो कैसे। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मेरे पास एक ही लूप फॉर्म होता, ये देखो, ये मान लो हमारे पास में एक ही लूप फॉर्म हुआ है, कंडीशन फंडामेंटल मोड, तो यहाँ पर जो नोड नोड के बीच का डिस्टेंस है एल, वो लैम्डा बाय 2 हो जाता, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर लैम्डा इक्वल टू ट्वाइस एल हो जाता, बोल हाँ या ना। अगर दो लूप फॉर्म होते प्यारे बच्चों, जनरलाइज कंडीशन सोच रहे हैं, तो बोलो लैम्डा का वैल्यू किसके बराबर हो जाता, एल के बराबर हो जाता, लैम्डा का वैल्यू एल के बराबर हो जाता, ठीक है। अगर तीन लूप फॉर्म होते, एक दो तीन, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाता, ये देखो एल का वैल्यू लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, लैम्डा बाय टू, 3 लैम्डा बाय टू, तो मैं यहाँ लिखता हूँ एल इक्वल टू 3 लैम्डा बाय टू, तो लैम्डा का वैल्यू हो जाता है 2l/3, 2l/3, देखो मैंने करेक्ट तो लिखा है ना। हाँ, तो क्या जनरल रिलेशन दिख रहा है, कैन यू सी द जनरल रिलेशन। अभी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर मैं इसको 12/2 लिख दूं, तो अब आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ आएगा। देखो अब लॉजिक, लॉजिक देखो, पहला फॉर्मूला 12/1, दूसरा फॉर्मूला 12/2, तीसरा फॉर्मूला 12/3, जनरल फॉर्मूला 12/n, 2l/n है क्या भैया ऐसा ऑप्शन हमारे पास, डू वी हैव एन ऑप्शन, यस। तो इन जनरल हम लैम्डा को स्टेशनरी वेव्स में ऐसे लिख सकते हैं, चॉइस एल डिवाइडेड बाय एन। आया भी क्वेश्चन, तो सिंपल क्वेश्चन था, बट कभी कभी ध्यान में नहीं आता है कि करना क्या है, तो नोट कर लो इसे, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, जनरल चॉइस एल अपॉन एन, राइट। चलो भैया, कोई डाउट इसमें, पक्का कोई डाउट नहीं है, रिप्लाई कर दो समझ रहा होगा तो दिस इज द लॉजिक। जनरल फॉर्मूला 2l/n, n मतलब नॉट अ फ्रीक्वेंसी था यहाँ पर, n मतलब था नंबर ऑफ लूप।
चलो अगला सवाल देखा जाए। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, यू कैन गिव द आंसर। A string on a musical instrument, string on a musical instrument is 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। 50 सेंटीमीटर लॉन्ग हमारा स्ट्रिंग है, and its fundamental frequency is, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 270 हर्ट्ज। उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है 270 हर्ट्ज। आगे बोला है to increase its frequency to 1000 हर्ट्ज। हमें उसकी फ्रीक्वेंसी 1000 हर्ट्ज तक बढ़ा देनी है। comma then by what amount length should be changed। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। एक स्ट्रिंग हमने लिया है 50 सेंटीमीटर का, उस समय उसको वाइब्रेट करने पर कितनी फ्रीक्वेंसी सुनाई देती थी? 270 हर्ट्ज। बाद में हमने चाहा कि उसकी फ्रीक्वेंसी 270 से बढ़कर कितनी हो जाए? कितनी हो जाए भाई? 1000 हो जाए। तो हमें वायर की लेंथ में कितना कम ज्यादा करना पड़ेगा? ठीक है, पहला सवाल तो ये है, फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वायर की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज और डिक्रीज? कमेंट फास्ट, वायर की लेंथ क्या होगी? बोलो भाई जल्दी। वेरी गुड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखो, हमें फॉर्मूला पता है P अपॉन टॉय सेल अंडर रूट टेंशन डिवाइडेड बाय लीनियर डेंसिटी। बाकी किसी भी चीज का नॉलेज नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो हम उसे कांस्टेंट अज्यूम कर सकते हैं और हम रिलेशन बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ में। यस सर नो? यस और नो? बहुत अच्छे। तो हम सीधा रिलेशन लगाएंगे। L2 फाइनल लेंथ पता कर लेते पहले। L2 बाय L1 उल्टा हो जाएगा N1 अपॉन N2। बोलो भाई, सबको समझ आया फॉर्मूला? इनवर्स रिलेशन 2/1 इज इक्वल टू 1/2। 2 को ऊपर ले लिया मैंने, विच इंप्लाइज L2 पता करना है, L1 50 सेंटीमीटर है, लोड मत लो, रेशो ही ले रहे हैं सेंटीमीटर का। N1 पहली फ्रीक्वेंसी 270 और N2 दूसरी फ्रीक्वेंसी 1000। तो 270 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.27 बचेगा ये, राइट? डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जगह 50 इंटू 0.27 ये हो जाएगा 5। कितना हो रहा है भाई देखो? 35 3 13 135 हो रहा है। नहीं मतलब 2 के बाद में डेसिमल 13.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चेक करो तो। चलो भाई, ओम ने बोल दिया करेक्ट है। ओम झूठ बोलता ही नहीं है, ठीक है? ओम पक्का ना? ठीक है भाई, 13.5 इज दी माई फाइनल आंसर। तो पहले 50 सेंटीमीटर लेंथ था, करेक्ट है, शो दी आंसर। और L2 फाइनली है 13.5। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऑप्शन में ये भी वैल्यू दिखेगी और दूसरी वैल्यू भी दिखेगी। क्या ये हमारा आंसर है? रीड द लास्ट लाइन, रीड द लास्ट लाइन। बाय व्हाट अमाउंट लेंथ शुड बी चेंज? कितने से चेंज हुआ है बोल रहा है, चेंज, फाइनल वैल्यू नहीं पूछ रहा है। देयरफॉर चेंज इन लेंथ कितना होगा?
तो पहले 50 था, बाद में 13.5 हो गया, तो मेरा लेंथ चेंज कितना है बोलो जल्दी, 50 माइनस दिस कितना, 38.5। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। 38.5 सेंटीमीटर लेंथ कम करनी पड़ेगी, डिक्रीज, एरो लगा देता हूं मैं, डिक्रीज करनी पड़ेगी। आया भी समझ में बात? तो हमने पहले ही डिस्कस किया था, जितना लेंदी वायर लोगे उतना उसका फ्रीक्वेंसी घटता जाता है। तो 6 का नोट ऑफ एच, कर लो भाई नोट। ठीक है, संडे में कल टेस्ट में डॉपलर इफेक्ट छोड़कर बाकी का पूरा पार्ट रहेगा, ठीक है, बीट भी रहेगा, सब रहेगा, डॉपलर इफेक्ट नहीं रहेगा। चलो भैया डन, डन 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 डन। चलो आगे बढ़े। मुझे एक बात बताओ, आपको इक्वेशन वाले क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? एक इक्वेशन दिया है वेव का, उस पे से आपको बेसिक चीजें पता करनी है, वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, उसके बाद में और क्या है, फेज डिफरेंस है, उसके बाद में प्रोपगेशन कांस्टेंट है। इन चीजों में कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, तो चलो मेरे पास और कुछ डाउट है, तो लेट मी सी द डाउट, लेट मी सी द डाउट। एक मिनट मुझे पढ़ने दो पहले। y is equal to sin cone, what is the magnitude of, okay, progressive wave is described by the equation y naught। ओके, एक डाउट जो आया है वो ऑलरेडी मैंने शायद क्वेश्चन ले लिया है क्लास में, शायद एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिया था जिसमें, लेट मी चेक, लेट मी चेक। एक मिनट मुझे देखने दो, वो क्वेश्चन मैंने लिया है या नहीं। डेल वाई बाय डेल एक्स,
equation of particle written as this much, velocity of the wave is this much, particle velocity omega by k wave velocity, okay, del y double vp. अच्छा ठीक है, एक डाउट आया है मुझे, तो उसका मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ। वो क्वेश्चन आपने सर्च करना और उस पर सॉल्व भी करना उसको, ठीक है। देखो, एक रिलेशन है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव मल्टीप्लाइड विथ स्लोप ऑफ वेव। वेव का जो स्लोप होता है ना, ठीक है। स्लोप कैसे निकालते हो आप बोलो, स्लोप कैसे निकालते हो? बाय ड्राइंग अ टेंजेंट एट पर्टिकुलर पॉइंट, राइट। कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट जो निकलेगा tan थीटा वो स्लोप होता है, ठीक है। तो ये रिलेशन काम में आ जाएगा आपके, नोट कर लो इसको। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू स्लोप ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल को मैं वीपी लिख देता हूँ, जो हमने एसएचएम में भी पढ़ा है, ओमेगा अंडर रूट समथिंग समथिंग वाला। और वेव वेलोसिटी को हम ओमेगा बाय के लिखते हैं या फिर वी लिखते हैं, इनटू स्लोप, इनटू स्लोप। ये नोट कर लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप जिसका भी ये डाउट होगा, तो गैलरी में मैं देख लेता हूँ, कुछ पता नहीं किसका ये, तो जिसका भी होगा ये फॉर्मूला लगा लेना भैया, यह फॉर्मूला लगा लेना, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लोप ऑफ द कर्व एट पॉइंट बी बोला है, बी। तो बी मतलब उनके क्वेश्चन में मीन पोजीशन है। ओके एक मिनट, लेट मी चेक, मीन पोजीशन। देखो देखो, चाहे तो मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ जो डाउट है। ये देखो, ऐसा एक कर्व ड्रॉ है, इक्वेशन ऑफ वेव, और यहाँ पर सेंटर में बी पॉइंट है, और आपको बोला है फाइंड स्लोप ऑफ कर्व एट बी। तो मुझे बताओ बी कौन से पोजीशन पर है, मीन या एक्सट्रीम? तो बी है मीन पोजीशन पे। तो आप जानते हो मीन पोजीशन पे पार्टिकल का वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, राइट। एसएसएम में देखा है। दैट्स इट, काम खत्म। ये वैल्यू यहाँ रख दो, तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा, ओमेगा ए इज इक्वल टू वी का वैल्यू होता है ओमेगा बाय के इनटू स्लोप। तो क्या होगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, और स्लोप का वैल्यू आ जाएगा के ए, स्लोप का वैल्यू आ जाएगा के ए, ठीक है। तो जिसका भी होगा ये डाउट रिप्लाई कर दो, समझ गया होगा तो। के ए, तो बी पॉइंट पे स्लोप ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अगर के फॉर्म में दिया तो ऐसे लिखना, और अगर वेलोसिटी के फॉर्म में दिया तो डायरेक्ट दिया हुआ यहाँ पे वी, यहाँ लिखो ओमेगा ए, तो स्लोप क्रॉस हो जाएगा ए बाई वी, ए बाई वी। बट जनरली के फॉर्म में दिया रहता है, तो ऑप्शन देख लेना आपने। क्लियर है भाई, क्लियर है क्या भैया? सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व दिस। चलो बहुत अच्छे, एक क्वेश्चन और है मेरे पास स्टैंडिंग वेव्स का, वो देखते हैं अभी। और जिनके डाउट होंगे तो वो भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा अभी। जो मैंने ऑलरेडी ले लिए हैं क्वेश्चन क्लास में उस टाइप के, वो नहीं लेता हूँ अभी मैं। वो पर्सनल डाउट होगा किसी का तो मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, बाकी डाउट पे मैं देखता हूँ।
just hold on. Displacement of vertical straight line, which of the following doesn't represent a wave? कौन सा वेव, कौन सा इक्वेशन वेव रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, इसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ. पर्सनली मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा जिसका भी डाउट होगा. फिगर शोज a string block wave of Lee 10th harmonic were formed tuning fork when beaker containing about any other block so that completely full. Frequency of fork A and B are 3% and 2% less than the frequency of fork C. अच्छा, A और B की C से 3% ज्यादा, इसकी 2% कम. 5 beats per second प्रोड्यूस. फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोर्क. ठीक है, फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है, इससे कम है. ठीक, इसको बता देता हूँ, मैं समझा भी देता हूँ. फ्रीक्वेंसी ऑफ टी. ठीक है, इसमें से ज्यादातर क्वेश्चन मैंने ले लिए थे, थोड़ा सा उसमें कंफ्यूजन हो सकता है. देखो, हमें एक क्वेश्चन ऐसा दिया है, डाउट है किसी का कि भाई हमारे पास में एक फोर्क सी है, ट्यूनिंग फोर्क सी है, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी होगी, वी डोंट नो कितनी होगी, हम इसको एन ले लेते हैं. और हमारे पास में दो फोर्क और है, दो फोर्क और है, इसमें से एक फोर्क ए है जिसकी फ्रीक्वेंसी 3% ज्यादा है सी से, 3% मोर देन सी. और एक फोर्क बी है, फोर्क बी है जिसका फ्रीक्वेंसी 2% लेस है सी से. मतलब सी को इन्होंने बेस माना है, एक की फ्रीक्वेंसी 3% ज्यादा, दूसरे की फ्रीक्वेंसी 2% कम. ठीक है, ऐसा करने से बीट आपको सुनाई दे रहे हैं ए और बी में, बीट पर सेकेंड आपको सुनाई दे रहे हैं 5 बिटवीन ए एंड बी. ए और बी को ट्यून करने पर आपको 5 बीट सुनाई दे रहे हैं. तो हमें ए की फ्रीक्वेंसी पता करनी है, ए की फ्रीक्वेंसी पता करनी है. सवाल आया भाई समझ में? एक बार फिर से देखो, एक सी फोर्क है हमारे पास में, उसका फ्रीक्वेंसी हमें दिया नहीं है, बट इतना दिया है कि ए फोर्क का फ्रीक्वेंसी 3% ज्यादा है, बी फोर्क का फ्रीक्वेंसी 2% कम है. तो और बीट आपको कितना सुनाई दे रहा है? 5. समझ गए बात को? अब इसको अलग अलग वे से भी कर सकते हैं, इसको परसेंटेज के मेथड से करें तो जल्दी सॉल्व होता है. कैसे? देखो 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 देखो, शॉर्टकट बता दो मैं. अगर आपने सी का फ्रीक्वेंसी 100% अज्यूम किया तो बताओ ए का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? उससे 3 ज्यादा, 103. और बी का फ्रीक्वेंसी हो जाएगा उससे 2% कम, 100 से 2 कम मतलब 98. कोई डाउट इसमें? और बीट क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस. तो Na माइनस Nb आपको 5 दिया है, Na मतलब 103, Nb मतलब 98% इज इक्वल टू कितना? 5. राइट. तो कहना राइट, 5% की वैल्यू 5 के बराबर है, 5 5 कैंसल, तो 1% मतलब क्या होगा? 1 हर्ट्ज होगा. बोल हाँ या ना? शॉर्टकट मेथड से बता रहा हूँ. 1% मतलब कितना? 1 हर्ट्ज. अब काम खत्म. 1% मतलब 1 हर्ट्ज. तो बताओ 103% मतलब कितना हर्ट्ज? दैट्स इट. ये लॉजिक से Na की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 103%, मतलब 103 हर्ट्ज. बोलो भाई, क्या तुम्हें लॉजिक समझ आया? सिंपल. रिप्लाई फर्स्ट. अब किसकी भी फ्रीक्वेंसी बता सकते हो. इसका आंसर क्या आएगा? 98 हर्ट्ज. इसका आंसर क्या आएगा? 100 हर्ट्ज. क्लियर? सो दिस इज अ शॉर्टर वे. टेक्स्ट बुक के थ्रू जाओगे तो आपको ये सब ये लिखेगा कि कंसीडर इसकी फ्रीक्वेंसी n है, इसकी फ्रीक्वेंसी n प्लस 3% ऑफ n, इसकी फ्रीक्वेंसी n माइनस ऑफ 2% n, और फिर उन दोनों का डिफरेंस लेगा. तो थोड़ा सा वो
लेंदी दिखेगा आपको, ठीक है। दिस इज द शॉर्टर वे। जरूरी नहीं है 1 हर्ट्ज की आए, हो सकता है अगर ये बीट की वैल्यू अलग दी रहती 10 होता तो ये 2% आता, ये 2 आता तो 100 की वैल्यू होती 2 इंटू 100 मतलब 200 हर्ट्ज सी का फ्रीक्वेंसी, ऐसे चेंज हो सकता है। जस्ट रिमेंबर द टेक्निक, नंबर कैन बी चेंज। क्लियर है भाई? तो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन। चलो एक और देख लेते हैं। और बाकी जो क्लास में लिए मैंने वो उनको मैं पर्सनली रिप्लाई करने ही वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट दिस। चलो ये हो गया है, वेव का इक्वेशन तो मैंने समझा दिया है। ट्रांसवर्स वेव 0 पॉइंट समथिंग ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन फॉर ऑप्टिकल टेस्ट। भाई जहां पर भी आपको एक्स का वैल्यू दिया जाए ना, तो मैंने कल ही आपको हिंट बताया था, जहां आपको एक्स का वैल्यू दिया जाए तो समझ जाना वहां फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस आने वाला है, ठीक है। रिलेशन फेज डिफरेंस इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पार्ट डिफरेंस। तो एक डाउट जो मैं अभी ग्रुप पे भी डाल दूंगा, ठीक है, फेज डिफरेंस पार्ट डिफरेंस वाला, वो भी आपने देख लेना। ठीक है, चलो और कोई डाउट? ठीक है, तो बाकी क्वेश्चन तो मैंने ज्यादातर करवाए हैं, तो ये क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ, सिंपल है वो, जिस सिर्फ उसमें थोड़ा सा आपको रिलेशन ढूंढना पड़ेगा, किन दो चीजों के बीच में रिलेशन है। तो मैं लिख के दे देता हूँ आपको। क्या बोला है? स्ट्रिंग फिक्स एट बोथ एंड, स्ट्रिंग फिक्स एट both ends, both ends has has consecutive standing waves, has consecutive standing waves, standing waves, standing wave modes for which wave mode for which distance between adjacent nodes are, for which distance between adjacent nodes are, दो adjacent nodes का distance दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फुल स्टॉप। पहला पता करना है व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, व्हाट इज मिनिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। क्वेश्चन रीड कर लो, मैं आपको हिंट दे देता हूं, एंड दिस क्वेश्चन विल बी अ होमवर्क फॉर यू। पहले रीड कर लो इसे। चलो कर लिया, मैं आपको अब हिंट दे देता हूं। अगर आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि 16 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर पर दो आजू बाजू नोड फॉर्म हो रहे हैं, राइट, एडजेसेंट नोड। बट वो कौन से नंबर के नोड है वी डोंट नो, 10 नंबर 15 नंबर वी डोंट नो।
बट इतना है कि एडजेसेंट है, तो एक को हम n मान लेते हैं, एक को n+1 मान लेते हैं, एक को n, एक को n+1। जैसे जैसे नोड का नंबर बढ़ते जाता है डिस्टेंस कम होते जाता है, लेंथ कम होते जाती है, ये लेंथ है, वेवलेंथ नहीं है। तो व्हाट वी कैन राइट, जहां पर 16 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर होगा वहां पर आप नंबर ऑफ नोड को n मान लो, नंबर ऑफ लूप्स को, और जहां 16 होगा वहां एक ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, n+1। समझ आया लॉजिक? समझ आया क्या भैया लॉजिक? 18 के लिए n मान लो और 16 के लिए इनवर्स n+1। +1 ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो n के बाद में n+1 ही आने वाला है, दैट्स इट। अब रिलेशन लगा दो, इनवर्स रिलेशन होता है नंबर ऑफ लूप्स से, करेक्ट। अब सॉल्व कर लो उसको, अब सॉल्व कर लो, हो जाएगा। जैसे 18 लूप की वैल्यू भी लेंथ के बराबर होगी और 16 इंटू n+1 की वैल्यू भी l के बराबर होगी। देख लो, इन दोनों को कंपेयर कर लो, नंबर ऑफ लूप्स आ जाएगा और किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, l आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करना और दिक्कत जाएगी तो मुझे बताना, ठीक है। तो टेक अ नोट ऑफ इट, और यहाँ अपना समय समाप्त होता है, तो विल स्टॉप हियर, और यहाँ पर अपना चैप्टर भी समाप्त होता है भी। चलो फिर, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास।